नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम चंद्रशेखर है। जैसा कि आप लोगों को पता है, संस्कृति आईएएस की तरफ से साप्ताहिक करंट अफेयर भी शुरू किया गया है। तो उसी कड़ी में भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित जो प्रमुख खबरें रही हैं उस पर मैं चर्चा करूँगा। तो चलिए आज देख लेते हैं कौन कौन सी खबरें हैं और क्या क्या उसमें शामिल किया गया है। देखिए, पहला है सुभद्रा योजना, दूसरा है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, तीसरा है अल्जीरिया बना न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य और चौथा है तरलता कवरेज अनुपात। ये क्या है, इन सब के बारे में चर्चा करना है। देखिए, प्रधानमंत्री ने अपने 74वें जन्मदिन पर ओडिशा की सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया है। सवाल ये है कि ये जो सुभद्रा योजना है इसमें क्या लक्ष्य रखे गए हैं, क्या उद्देश्य रखा गया है और क्या क्या बातें इसमें शामिल हैं। तो लक्ष्य ये रखा गया है कि 1 करोड़ से अधिक जो महिलाएं हैं उन महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करना, और चूंकि आर्थिक रूप से सशक्त होंगी तो अन्य क्षेत्र में भी वो सशक्त होंगी। इसके लिए निर्धारित ये किया गया है कि वार्षिक भुगतान किया जाएगा महिलाओं को। जो इसके लाभार्थी हैं, जो क्राइटेरिया बताया गया है उसके अकॉर्डिंग 10,000 रुपये प्रत्येक महिला को, जो इसकी लाभार्थी होगी, 2 समान किस्तों में दिया जाएगा। और 10,000 रुपये कुल दिया जाएगा 2 समान किस्तों में। तो पहली किस्त का भुगतान कब किया जाएगा? तो रक्षाबंधन पर 5,000 रुपये दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि 8 मार्च को जो मनाया जाता है उस पर 5,000 रुपया दिया जाएगा। जो महिलाएं हैं यानी कि पात्र कौन कौन सी महिलाएं हो सकती हैं, तो जिनकी उम्र 21 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष है वो सभी महिलाएं इसकी पात्र होंगी। पात्र नहीं होंगी वे सभी महिलाएं जो वित्तीय रूप से मजबूत हैं या फिर सरकारी नौकरी धारक हैं या आयकर दाता हैं। इसका मतलब ये है कि उनकी आय ठीक ठाक है। इसके अलावा किसी योजना के तहत यदि 1,500 रुपये से अधिक उनको मिल रहा है तो भी वो इस योजना की लाभार्थी नहीं हो सकती। 18,000 रुपये से अधिक यदि वो सहायता भी प्राप्त करती हैं केंद्र से तो फिर वो भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकती। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि जो महिलाएं इसकी पात्र होंगी वही इस योजना का लाभ ले पाएंगी। ठीक है, लाभार्थियों को एक सुभद्रा डेबिट कार्ड भी दिया जाएगा। ध्यान रहे, क्रेडिट कार्ड नहीं है। क्रेडिट कार्ड एक तरह का ऋण होता है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड एक तरह का ऋण होता है। पहले भी सवाल पूछा जा चुका है तो इसे आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। ये डेबिट कार्ड है जिससे आप पेमेंट कर सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं, आप निकासी कर सकते हैं। अधिकतम डिजिटल लेन देन करने वाली 100 महिलाओं को इसमें 500 रुपये की कुछ रियायत दी जाएगी, अर्थात प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। ये कहा गया है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत से और शहरी स्थानीय निकाय से इन महिलाओं का चुनाव किया जाएगा। केवल 100 महिलाओं का चुनाव किया जाएगा जो महिलाएं डिजिटली रूप से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करती हैं या लेन देन करती हैं। तो इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें थी वो हम लोगों ने समझ लिया। आगे बढ़ें अगली योजना के बारे में। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत भारत अभियान चर्चा में क्यों है? तो इसलिए है क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को मंजूरी दी है। अब इस योजना के बारे में क्या क्या बातें हैं, कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं, इस पर बात कर लें। तो इस योजना के लिए बजट निर्धारित किया गया है इतने करोड़ का। इस योजना में केवल केंद्र की भागीदारी नहीं है बल्कि राज्य की भी भागीदारी है। तो इसके लिए कहा गया है कि इतना केंद्र इसमें भुगतान करेगा और इतनी वित्तीय सहायता राज्य देगा, अर्थात केंद्र और राज्य दोनों की भागीदारी से इस योजना का संचालन किया जा रहा है। अब बात यह है कि इस योजना में कितने गांव शामिल हैं। तो 63 के अर्थात 63,000 गांव इस योजना में शामिल है। ये जो गांव हैं ये कहाँ से शामिल किए गए हैं? तो जो 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात कही गई है वहाँ से इन गांवों का चुनाव किया जाएगा। जनजातीय बाहुल्य जो क्षेत्र हैं वहाँ से 549 गांव या क्षेत्र कह लीजिए। इतने ब्लॉक की बात हुई है कि 2,740 ब्लॉक से इन सभी को मिला करके 63 के गांव इसमें शामिल किए जाएंगे। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि लाभ क्या होगा, कितने लोगों को लाभ होगा। तो 5 करोड़ जो जनजातीय आबादी है, जनजातियों को लाभ होगा। कार्यान्वयन कैसे किया जा रहा है? तो कुल 17 मंत्रालयों के द्वारा किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में लगभग मिशन में 25 कार्यक्रम भी शामिल किया गया है।
तो उन सभी कार्यक्रमों को मिला करके इसे शुरू किया गया है, आप ऐसे भी कह सकते हैं। उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना। किसके सामाजिक आर्थिक स्थिति? तो जो एसटी समुदाय है, जिसे आप कह सकते हैं जनजातीय समुदाय, उनकी आर्थिक स्थिति में, सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना। और भारत सरकार के विभिन्न योजनाओं द्वारा जो अंतराल हो रहा है, अंतराल यानी कि गैप देखने को मिल रहा है, उस गैप को भी भरना है। सवाल ये है कि ये गैप कैसा है? तो अवसंरचना के क्षेत्र में गैप की बात कही गई। अवसंरचना भी दो प्रकार की होती है, एक आर्थिक अवसंरचना और एक सामाजिक अवसंरचना। तो यहाँ पर कहा गया है सामाजिक बुनियादी ढांचे या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आप कह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास। तो ये जो गैप है, जो अंतराल देखने को मिल रहा है, उस अंतराल को भरने या गैप को फुलफिल करने का कार्य किया जाएगा। और जो एसटी समुदाय है, एसटी समुदाय और क्षेत्रों का समग्र और सतत विकास भी सुनिश्चित करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, ये बात यहाँ पर कही गई है। ठीक है। इसके अलावा अल्जीरिया बना न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य। अल्जीरिया, ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना है। तो अब न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी स्थापना वर्ष 2015 में की गई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? संघाई में है। संस्थापक सदस्यों की बात की जाए तो ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन, इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका, यह भी संस्थापक सदस्य है। वर्तमान सदस्यों की बात करें तो कुल 9 सदस्य इसमें शामिल हैं। अल्जीरिया को मिला करके अल्जीरिया, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र, ये सभी इसके सदस्य देश हैं। उद्देश्य क्या है, अर्थात इस बैंक का क्या उद्देश्य है? न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात की जा रही है। बुनियादी ढांचे अर्थात यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है। आपके जहन में ये आ रहा होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर या आधारभूत संरचना किसको कहते हैं? तो वे सभी संरचना जो आर्थिक इकाइयों के लिए आधार का काम करे। कोई भी आर्थिक इकाई जो आपके जहन में आ रहा है, उस आर्थिक इकाई के लिए अगर उसके विकास में या उसके लिए सहायक के रूप में कार्य करे, उसे कहा जाता है आधारभूत संरचना। बाकी इकोनॉमी की क्लास में ये पढ़ाया जाता है, डिटेल में बताया जाता है। फिलहाल बुनियादी ढांचे और सतत विकास से संबंधित जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित परियोजनाएं हैं, उन परियोजनाओं का वित्त पोषण करना। वित्त पोषण का मतलब ये है कि ये बैंक ऋण देने का कार्य करता है। आपको हो सकता है कि अनुदान भी दे ताकि आप बुनियादी ढांचे का विकास कर सकें अपने देश में, साथ ही साथ सतत विकास से संबंधित जो भी परियोजनाएं हैं जो उस देश के सतत विकास में योगदान कर सके, उनके लिए वित्त पोषण करने का कार्य करता है। तो कौन कौन से देश? क्या ये केवल सदस्य देशों को ही देता है या वित्त पोषण करने का कार्य करता है? तो नहीं। जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स जो संगठन है, उसमें जो शामिल देश हैं उनके लिए। फिर कहा गया है अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाएं जो अभी ग्रोइंग इकॉनमी है, उन सभी को भी ऋण देने का या वित्त उपलब्ध कराने का कार्य करता है। जो विकासशील देश है, विकासशील देशों में, जैसे भारत एक विकासशील देश है, भारत में बुनियादी ढांचे का विकास करना हो तो भारत न्यू डेवलपमेंट बैंक से, ठीक है, वित्त पोषण करा सकता है। ठीक है, यहाँ तक बातें आप लोगों ने समझ लिया। तरलता कवरेज अनुपात के बारे में अब इस न्यूज़ को, चूँकि ये महत्वपूर्ण है, तो महत्वपूर्ण सभी हैं लेकिन इस पर हम विशेष फोकस कर रहे हैं। इस न्यूज़ में हमें किस किस बात की जानकारी मिलेगी? तो एक तो तरलता कवरेज अनुपात क्या होता है, नए मसौदा सिफारिशों से संबंधित जो प्रमुख बिंदु हैं, उन प्रमुख बिंदुओं को हम समझेंगे। रन ऑफ फैक्टर क्या होता है, चूँकि इस न्यूज़ में इस्तेमाल हुआ है तो ये भी आपको जानकारी मिलेगी। और नए मसौदा दिशा निर्देशों को लागू होना, अर्थात कब इसे लागू किया जाएगा। एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, आरबीआई ने लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, जिसे संक्षेप में कहा गया है एलसीआर, के प्रबंधन पर नया मसौदा दिशा निर्देश जारी किया है। अब ये जो नया मसौदा दिशा निर्देश जारी किया गया है, ये क्या है? ये कहा गया है कि बैंकों को उच्च गुणवत्ता वाली जो अत्यधिक तरलीकृत संपत्ति है, उन संपत्तियों का बफर बनाए रखना है। बफर का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने इंटरनेशनल रिलेशन में या फिर इतिहास की किताबों में पढ़ा होगा बफर स्टेट। बफर स्टेट का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जो पहले स्थिति थी, पहले जो तिब्बत हुआ करता था, बफर स्टेट के रूप में काम करता था भारत और चीन के बीच में। अब वो चीन का हिस्सा है वन चाइना पॉलिसी के तहत, तो आप उसे बफर स्टेट के रूप में देखते हैं।
जैसे नेपाल है, नेपाल भी एक बफर स्टेट के रूप में मौजूद है, भूटान भी एक बफर स्टेट के रूप में मौजूद है। अर्थात दो बड़े देशों के मध्य यदि कोई छोटा देश है तो उसे बफर स्टेट कहा जाता है, बफर राज्य कहा जाता है। बफर का मतलब क्या है? ये जोखिम प्रबंधन का काम करता है, जोखिम को कम करने का कार्य करता है। मान लीजिए आज तिब्बत होता तो भारत और चीन जो दोनों महाशक्तियां हैं, दोनों महाशक्तियों के मध्य जो सीमाएं हैं वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं टकराती तो दोनों में युद्ध की संभावनाएं भी कम हो जाती। तो इसी को कहा जा रहा है ये बफर है। तो बफर रखने की बात कही गई है कि बफर बनाए रखना है। बफर किस लिए? अब बैंक क्या कार्य करता है, अगर आप लोगों को ये पता है तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बैंक ऋण देने और जमा स्वीकार करने का कार्य करता है। तो यदि बैंक में आपने जमा किया है, अपना अमाउंट जमा किया है और आप बैंक में गए कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे अभी ज़रूरत है, ठीक है, मुझे मेरा पैसा चाहिए, और बैंक के पास वैसी स्थिति में कैश नहीं है तो समस्या है। मान लीजिए बैंक ऋण देने का भी कार्य कर रहा है, तो बैंक ने ऋण दे दिया और वो ऋण जो दिया है वो एनपीए बन गया, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया, गैर निष्पादित परिसंपत्ति, अर्थात ऐसी परिसंपत्ति जो निष्पादन नहीं कर रहा है, अर्थात जो उस पर रिटर्न आना था न तो मूलधन आ रहा है, न ही उस पर जो ब्याज मिलना था वो आ रहा है, तो उसे एनपीए कहा जाता है। बाकी बातें संक्षेप में हो रही है, डिटेल में अगर उससे संबंधित कोई न्यूज आती है तो हम उस पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ कहा जा रहा है कि तरलीकृत संपत्तियों का बफर बनाए रखना। तरल का मतलब लिक्विड। लिक्विड आप देखेंगे जिस फॉर्म में होगा और जिस बर्तन में आप उसे रखेंगे तो वो उसी का आकार ले लेगा। तो तरल का सीधा सीधा सा मतलब ये है कि आप जब चाहें जैसे चाहें उसका इस्तेमाल कर सकें। अब जैसे चाहें मतलब मान लीजिए आपके पास ज़मीन है, ठीक है, और आपके पास गोल्ड है, आपके पास सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, और आपके पास आपके बैंक में या आपके घर में कैश रखा हुआ है। इन सब में आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो तरल है, मतलब आप उसको उठाए और जहाँ पर ज़रूरत होगी आप प्रयोग कर लेंगे, तो इसको कहा जाएगा कि जिसमें, ठीक है, जिसको अगर आपको प्रयोग करना है तो उसमें ना तो लॉस ज़्यादा हो रहा है और ना ही समय ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में कहा जाएगा कि ये सबसे ज़्यादा तरल है। अब जो मैंने एग्जाम्पल दिया, जो नाम लिया, उसी को एक एक करके समझ लेते हैं। थोड़ी देर के लिए सोचिए कि कोई आपके, मतलब आपके नहीं, मेरे परिवार से बीमार है ठीक है, और मुझे इमीडिएटली 10 लाख रुपए की आवश्यकता है, या मान लेते हैं थोड़ा और अमाउंट बढ़ा लेते हैं, 50 लाख की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में मेरे पास यदि घर में 50 लाख रुपए रखा हुआ है तो मैं इमीडिएटली जाऊंगा बैंक अस्पताल में और उस पैसे को घर से ले आकर के अस्पताल में जमा कर दूंगा। जो भी आगे का प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। दूसरी स्थिति मैंने बताया कि सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी बेची जल्दी, खरीद या बिक्री उसकी जल्दी हो सकती है, तो वो दूसरे नंबर पर तरल माना जाएगा। गोल्ड है, गोल्ड भी आप मार्केट में बेच करके और तुरंत उसे लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, और मतलब मुद्रा में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। चौथा जो मैंने आपसे कहा कि आपके पास ज़मीन है, वो एक आपकी एसेट है, परिसंपत्ति है, लेकिन यदि आपको आवश्यकता हो तो तत्काल आप उसे कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, आप उसका प्रयोग नहीं कर सकते। वो बिकेगा तो एक तो बिकने में समय लगेगा, और हो सकता है कि जो अमाउंट आप चाहते हैं, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है, वो मिल जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर कहा गया है कि अत्यधिक तरलीकृत परिसंपत्तियों का बफर बनाए रखना है। बफर इसलिए क्योंकि जो बैंक है और जो ग्राहक है, इन दोनों के बीच में अगर कभी ऐसा हो जाए कि बहुत ज़्यादा निकासी की ज़रूरत पड़े या बहुत ज़्यादा निकासी होने लगे, तो वैसी स्थिति में उस जो समस्या है, बैंक के लिए तो समस्या है क्योंकि बहुत से लोगों ने अचानक से निकासी करना शुरू कर दिया। उसमें व्यापारिक संगठन हो सकते हैं, व्यापारिक संस्थान हो सकते हैं, व्यक्ति हो सकता है। तो अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो इस बफर का प्रयोग कर सके, जो अमाउंट रखा है उसका प्रयोग कर सके। और ये कहा गया अत्यधिक तरलीकृत है, तो अत्यधिक तरलीकृत संपत्तियों के संदर्भ में कहा जा रहा है। तो ये बात आप लोगों ने समझ लिया और इसी को कहा जा रहा है,
ये जो यहाँ पर लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, समयावधि कितनी, अर्थात कितने समय का रखना है, तो 30 दिन के संभावित निकासी मांगों का अनुमान। मान लीजिए किसी बैंक में ये अंदाज़ा तो लगाया जा सकता है कि बैंक जिस एरिया में है वहाँ पर लोगों की डिमांड कैसी हो सकती है, जो जमा है अचानक लोग कितना निकाल सकते हैं। अगर व्यापारी है तो हमेशा व्यापारी उनको आवश्यकता होती है। अगर ऐसे हाउस होल्ड हैं, ऐसे लोग हैं, घर परिवार है केवल, तो नॉर्मली इतनी ज़्यादा कैश निकालने की आवश्यकता नहीं होगी। अपवाद वाली परिस्थितियों को छोड़ करके, पता चला किसी के बेटे को या बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया, वो गया बैंक से कहा कि मुझे अभी कैश चाहिए, 1 करोड़ कैश चाहिए, तो वो अपवाद वाली स्थिति है। लेकिन व्यापारी हमेशा ट्रांजैक्शन करते रहते हैं। तो 30 दिन में संभावित निकासी मांगों को पूरा करने के लिए ये कहा गया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो बाजार व्यापी जो आघात है उसका पूर्वानुमान लगाना, यानी कि 30 दिन के अंदर आप देखेंगे कि कितनी निकासी की मांग हो सकती है और उसके बराबर आपको ये रखना है। ठीक है। दूसरी बात, बाजार व्यापी जो आघात है उसका पूर्वानुमान लगाना। तो जब आप 1 महीने की गणना कर पा रहे हैं तो आप ये भी समझ सकते हैं ना कि बाजार में कितना आघात का मतलब एक मुक्का किसी को मारा आपने तो वो उसके लिए आघात है, चोट है। तो इसी तरह से जो निकासी हो रही है बैंक के लिए एक आघात है। तो यहाँ बाजार में कैसी आघात हो सकता है, किस तरह की डिमांड हो सकती है, उसका पूर्वानुमान लगाना। साथ ही ये भी कहा जा रहा है यह सुनिश्चित करना कि वित्तीय संस्थाएं उससे निपटने में सक्षम हैं या नहीं हैं। वित्तीय संस्था यानी बैंक। ठीक है। वित्तीय संस्था एक व्यापक संकल्पना है, आप कह सकते हैं अम्ब्रेला टर्म है, लेकिन यहाँ पर वित्तीय संस्था मान के चलिए थोड़ी देर के लिए बैंक की बात की जा रही है। ठीक है। आगे कहा जा रहा है वित्तीय संकट के दौरान बैंकों को बचाने में सहायक एवं महत्वपूर्ण है, चूँकि बफर रखेगा। तो जो वित्तीय संकट बैंक के सामने उत्पन्न हो गया है क्योंकि व्यापारियों ने या व्यक्तियों ने निकालना शुरू कर दिया है, कैश की मांग की है। ठीक है। 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद बेसल 3 जो सुधार किया गया था, बेसल नॉर्म्स, ठीक है, सुधारों के भाग के रूप में इसे प्रस्तुत किया गया था और अंतिम रूप इसे दिया गया था जनवरी 2013 में। बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति जो तीसरी थी, उस समिति में इसको अंतिम रूप दिया गया था। अब आप लोगों के जहन में यह आ रहा होगा कि बेसल जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, बेसल का मतलब क्या है। बेसल को समझ लीजिए स्टैटिक पोर्शन से संबंधित है। आप लोगों ने अगर इकोनॉमी पढ़ा होगा या थोड़ा बहुत भी उससे वास्ता रहा होगा तो वैश्विक स्तर पर एक संकट आया था जिसे 1929-30 का आर्थिक संकट कहा जाता है, महामंदी भी कहा जाता है। और उस महामंदी ने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया था, विश्व के सभी देशों को प्रभावित किया था। ऐसी स्थिति में विश्व के सभी जो केंद्रीय बैंक हैं, सभी देशों के केंद्रीय बैंक होते हैं, जैसे अमेरिका का केंद्रीय बैंक है, भारत का केंद्रीय बैंक है, आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। हर देश का एक केंद्रीय बैंक होता है और केंद्रीय बैंक के गवर्नर होंगे। तो आज के समय में जब विश्व, जिसे वैश्वीकरण आप कहते हैं, वैश्वीकरण का युग है, तो विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएं आपस में जुड़ी हुई हैं, बैंक आपस में जुड़े हुए हैं क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन भी होते हैं। तो अगर अमेरिका का फेडरल रिजर्व या फेडरल बैंक अपनी नीतियों में बदलाव करता है तो उस नीति का प्रभाव भारत पर भी पड़ेगा। अगर आरबीआई भी अपनी आर्थिक नीतियों में, अपनी मौद्रिक नीति में बदलाव करता है तो उसका भी प्रभाव विश्व के बैंकों पर पड़ेगा ही पड़ेगा, विश्व के बाजार पर पड़ेगा, भारत के बाजार पर तो पड़ेगा ही। तो वैसी स्थिति में जब ये देखा गया कि विश्व की अर्थव्यवस्थाएं, सभी अर्थव्यवस्थाएं आपस में जुड़ी हुई हैं, तो वैश्विक आर्थिक संकट या महामंदी की स्थिति से निपटने के लिए स्विट्जरलैंड में एक शहर है जिसका नाम है बेसल शहर। उस शहर में जो विश्व के केंद्रीय बैंक हैं उनके गवर्नरों की या प्रमुखों की मीटिंग हुई और मीटिंग करके निर्धारित किया गया कि चूँकि सभी अर्थव्यवस्थाएं जुड़ी हैं, अगर किसी भी एक बैंक में, एक अर्थव्यवस्था में इस तरह का संकट आता है तो विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित होंगी। तो इसका समाधान कैसे किया जाए, इसी के समाधान के लिए, ठीक है, एक मानक कहा जा सकता है, मानक तय किया गया। और मानक तय किया गया कि विश्व के सभी देश
ठीक है, सभी देश और उसके जो बैंक हैं, बैंकों के नियमन में एक रूपता लाया जाए ताकि कोई भी बैंक विफल न हो और आर्थिक महामंदी जैसी या आर्थिक संकट जैसी स्थिति उत्पन्न न हो। और इसी को कहा जाता है बेसल मानक। बेसल मानक इसलिए कहा जाता है क्योंकि बेसल शहर में उसकी मीटिंग हुई थी और वहाँ से नॉर्म्स निकल करके आए थे, इसलिए उन्हें बेसल मानक कहा जाता है। अब बात आती है कि जो बेसल मानक है ये एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है, ऑब्वियस सी बात है। और किससे संबंधित है? तो बैंकिंग और वित्तीय जो संस्थाएं हैं उन बैंकिंग और वित्तीय संस्थाओं के विनियमन से संबंधित है। अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि उन सभी के नियमन में एक रूपता लाने के लिए लाया गया था। अभी तक 3 बेसल मानक आ चुके हैं और 3 बेसल मानक, जो बेसल मानक 1, बेसल मानक 2 और बेसल मानक 3, उसी से संबंधित ये भी बात है। सवाल ये भी है कि इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य ये है कि बैंकों को जोखिम से बचाना, अर्थात बैंकों का जोखिम प्रबंधन करना है, बैंकिंग प्रशासन में सुधार करना ताकि बैंकों में एनपीए या इस तरह की आर्थिक स्थिति जो कमज़ोर हो जाती है या बैंकों में जोखिम उत्पन्न हो जाता है वो जोखिम न उत्पन्न हो, अर्थात बैंकिंग प्रशासन में सुधार करना। साथ ही साथ बैंकों के नियमों या उनके संचालन में पारदर्शिता लाना भी आवश्यक है, इसलिए भी इसके 3 उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। जैसे आप कह सकते हैं, अन्य भी हैं जो प्रमुख है उनकी बात कर रहे हैं कि जोखिम प्रबंधन करना है, बैंकिंग प्रशासन में सुधार करना है और बैंकों को पारदर्शी बनाना है। तो बेसल के बारे में आप लोगों ने समझ लिया। इसके आगे बात करें और क्या क्या बातें निर्धारित या इसमें बताई गई हैं, तो वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में LCR 130% था और नया मानदंड जो निर्धारित किया गया है जब ये लागू किया जाएगा तो ये घट करके 113% से 116% तक रह जाएगा। बैंकों को ग्राहकों को रन ऑफ फैक्टर आवंटित करना भी इसका उद्देश्य है, इसमें आवंटित किया जाएगा। सवाल ये है कि रन ऑफ फैक्टर किसको कहते हैं? रन ऑफ फैक्टर जो मैंने आपसे कहा कि व्यक्ति बैंक में जमा किसका है, या तो व्यापारी है या तो फिर कोई व्यक्ति है, 2 ही कैटेगरी होगी। तो या तो व्यक्ति या फिर व्यापारी अचानक से कैश निकालना शुरू कर दें तो उसको कहा जाता है रन ऑफ फैक्टर। तो रन ऑफ फैक्टर आवंटित करना, जैसे इंटरनेट एवं मोबाइल बैंकिंग सुविधाओं वाले ग्राहकों को और खुदरा जमा पर यह कहा गया है अतिरिक्त 5%, कम स्थिर जमा के लिए कहा गया है कि 15% वृद्धि करना है। साथ ही नए प्रस्तावों के अनुसार कहा गया है कि गैर वित्तीय लघु व्यवसाय ग्राहकों से असुरक्षित थोक वित्त पोषण को खुदरा जमा के रूप में माना जाना चाहिए। ये बातें इसमें कही गई हैं। इसके अलावा कहा गया है नए मसौदे दिशा निर्देशों को लागू होना, कब लागू होगा, कैसे? तो दिशा निर्देशों का उद्देश्य यह है तरलता मानकों पर बेसल फ्रेमवर्क जो 3 है उसको और ज़्यादा कठोर करना है। ठीक, इसके अलावा मसौदा प्रभावी होने की संभावना ये जताई जा रही है कि 1 अप्रैल 2025 तक यह मसौदा प्रभावी हो जाएगा। प्रस्तावित मानदंड की जो सीमा है, सीमा से बाहर रखा गया है, जैसे भुगतान बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो बैंक के 2 कार्य हम लोगों ने समझ लिया था कि एक जमा स्वीकार करना और ऋण देना। तो ये जो भुगतान बैंक हैं इनको और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को क्यों इनसे बाहर रखा गया है? भुगतान बैंक का मतलब ये है कि वो आपको ऋण नहीं दे सकता, क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकता, तो ऋण नहीं दे सकता। और क्रेडिट कार्ड पहले से ही मैंने आप लोगों को बता दिया कि वह भी एक प्रकार का ऋण होता है। तो भुगतान बैंक जो केवल भुगतान कर सकते हैं, जमा स्वीकार कर सकते हैं, ऋण नहीं देंगे। ठीक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कार्य उतना कॉमर्शियल नहीं होता है, इसलिए इनको इससे बाहर रखा गया है। इससे संबंधित बातों को आप लोगों ने समझ लिया। तो जो महत्वपूर्ण न्यूज़ थी वो आप लोगों ने समझ लिया। अगली क्लास में अर्थात अगले सप्ताह में कुछ और इसमें न्यूज़ में वृद्धि की जाएगी, महत्वपूर्ण खबरों को शामिल करेंगे और मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर ज़रूर कर सकते हैं, कमेंट भी करें। आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएं।